नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ क्वेश्चन आज की इस वीडियो में कराने वाला हूं। जितने भी यहां पर क्वेश्चन कराऊंगा सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी अन्य प्रकार की जानकारी होगी जो अक्सर सीटेट की परीक्षा में पूछी जाती हैं, वे सभी जानकारियां आपको यहां पर बताकर चलूंगा। अगर आप लोग इस किताब को खरीदना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप लोग इस किताब को खरीद सकते हो। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से आने वाली किताब है जिसमें 2011 से 2024 के सभी पेपर आपको मिल जाएंगे। चलिए इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कथन ए, चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। दोनों कथन यहाँ पर राइट दिए गए हैं। चोल मंदिर जो हुआ करते थे वो धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। उसी के साथ जितने भी चोल मंदिर थे उसमें जो प्रतिमाएं रखी जाती थी उसमें देवी देवताओं की भी रखी जाती थी और कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी रखी जाती थी। इसलिए पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है 32। कथन ए, दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। पहला कथन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कथन बी, उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे, गलत है। यहाँ पर आपको बताना क्या था, ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 से 4 बार अब तक पूछा गया है। तवारीख के लेखक दिल्ली सल्तनत के दौरान ये जो तवारीख के लेखक थे ये सुल्तानों के बारे में लिखा करते थे, यानी कि सुल्तानों का इतिहास लिखने वाले लेखक को ही तवारीख के लेखक के नाम से जाना गया। जो तवारीख के लेखक थे इन्होंने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी थी। ये तो बात सही है, लेकिन इनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। यहाँ पर लिखा है सारे लोग सहमत होते थे, इसलिए गलत है। ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, है ना। ए राइट आंसर होगा, किंतु बी गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33। कथन ए, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। कथन बी, तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। यहाँ पर आपको बताना है। चलिए आपको बताता हूँ। जो रजिया जो थी उसने अपने अभिलेख में पुरुषों जैसा नाम भ्रमित नहीं किया है। ये किस महिला ने किया था? एक महिला का नाम है रुद्रमा देवी, है ना। रुद्रमा देवी महिला का नाम है। उसने अपने अभिलेखों में पुरुष होने का भ्रम पैदा किया है, ना कि रजिया ने पैदा किया है। इसलिए पहला वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा, तवारीख के जो लेखक थे उन्होंने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाया और इस आधार पर कहा कि जो पुरुष होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं महिलाओं से, यानी कि पुरुषों को श्रेष्ठ बताया तवारीख के लेखकों ने। ये बात यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। केवल और केवल बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34। कथन ए, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया था। ये बात एकदम बिल्कुल सही कही गई है। कथन बी, विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मताधनता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। ये बात यहाँ पर भी सही कही गई है। दोनों कथन यहाँ पर बिल्कुल राइट दिए गए हैं, परंतु एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। यहाँ पर ऊपर में क्या दिया गया है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने सर्वत्र शांति के विचार को अपना लिया था, ठीक है ना। और अकबर कहता था, अकबर की समझ क्या बनी थी? जो विद्वान धार्मिक रीति पर अधिक बल देता है वो अक्सर कट्टर होता है। ये कट्टर होता है। ये बातें दोनों अलग अलग हैं लेकिन बातें दोनों सही हैं। इसलिए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? सेकेंड विकल्प, यानी कि बी। ए भी दोनों सही हैं किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35। कथन ए, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया। ये यहाँ पर कथन कैसा है? गलत है। उस दौरान समाज जो था, जनजातीय समाज, वो कठिन हो गया था, यानी कि सरल नहीं हुआ था, जटिल हो गया था। कैसा समाज हो चुका था? जटिल हो गया था। इसलिए पहला यहाँ पर कथन गलत है।
जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। बिल्कुल सही है, कई वर्गों में विभाजित नहीं था, इसलिए ये जो समाज था ये जटिल हो गया था, ना कि सरल हो गया था। यहाँ पर पहला गलत है और दूसरा सही है। पहला गलत, दूसरा सही, राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36, कथन ए, बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। कथन बी, बहादुर शाह जफर ने 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। दोनों सही हैं और सही व्याख्या यानी कि सही स्पष्टीकरण वी का है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को, औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत यहाँ पर बताना है। विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया था। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया था, ये यहाँ पर गलत है। पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की थी, करेक्ट है। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान सुधारकों को नए कानून बनाने में मदद मिली थी, ये भी करेक्ट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। कितनी बार? 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरी बार में, ठीक है ना। विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह होने की बात कही थी। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों का ही विचार विमर्श नहीं किया, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन सभी धर्मों पर इसने बात कही थी, लेकिन यहाँ पर कहा गया केवल हिंदू धर्म, इसलिए गलत है। आपको गलत वाला ही बताना है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन बी यहाँ पर माना जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा हुआ करता था? ये हिस्सा हुआ करता था आंध्र प्रदेश का। किसका? आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। बात करेंगे 41 नंबर के क्वेश्चन की, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है दुनिया का महाद्वीप और इसको द्वीपीय महाद्वीप भी बोलते हैं, ठीक है ना। सहारा मरुस्थल कहाँ पर पड़ता है? ये आपके अफ्रीका में पड़ता है। अंटार्कटिका, यहाँ पर बर्फ की चादरें पड़ी रहती हैं। शोध संस्थान जैसे भारत के मैत्री भारती स्थित है। यहाँ पर अगला प्रश्न है 42 नंबर का, सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जाते हैं तो क्या होता है? तो होता क्या है, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है, ठीक है ना, अवधि बढ़ती जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर है, कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो क्या होता? नहीं झुकी होती तो क्या होता? प्रदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे में मिल जाती, बिल्कुल मिल जाती, तो करेक्ट है। प्रदीप्ति वृत्त अक्षांश रेखा नहीं मिल पाती, ये गलत है। किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता, बिल्कुल। अगर पृथ्वी झुकी ना होती तो कोई भी मौसम परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि मौसम परिवर्तन कैसे होता है? पृथ्वी का अक्ष का झुका होना और उसके परिक्रमण का, है ना, परिक्रमण के कारण होता है मौसम में परिवर्तन। तो ये बात यहाँ पर सही है। किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होता है, ये भी गलत है, ज़्यादा मौसमी बिल्कुल ही नहीं होता। तो यहाँ पर आपके दो सही हैं, ए और सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ए और सी ऑप्शन यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, ए और सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए बी सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है, गलत है। जो वर्षा ऋतु होती है, कौन सी ऋतु होती है? जो वर्षा का मौसम होता है उसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, ना कि शरद ऋतु को कहते हैं। तो पहला वाला यहाँ पर आपका गलत हुआ। इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। स्थल की ओर नहीं बहती है, ये स्थल से लौट करके समुद्र में जाती है। कहाँ जाती है? समुद्र की ओर जाती है, ना कि स्थल की ओर आती है ना। यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है, नहीं। आने और आगे बढ़ने का मौसम तो वर्षा ऋतु होती है। कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु होती है। इसलिए आपके यहाँ पर तीनों ही गलत हो जाएंगे। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? तीनों गलत यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है ना, सभी गलत हैं। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको NSCERT के अनुसार यहाँ पर बता देता हूँ और आपको समझा देता हूँ।
दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। वर्षा वाले मौसम को क्या नाम से जानते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानते हैं। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। यानी कि ये जैसे रहा भारत का मानचित्र है ना, कहाँ की ओर बहती है पवन? स्थल की ओर बहती है। ये समुद्र से यानी कि बंगाल की खाड़ी से अपने जल को लाती है, अरब सागर का जल आता है, और स्थल की ओर ये नमी को लाती है। किसको लाती है? अपने साथ नमी लाती है। जब यही पवनें पहाड़ों में से टकराती हैं, भारत के पहाड़ों से टकराती हैं, तब वर्षा होती है। यानी कि ये जल कहाँ से लाती हैं? नमी कहाँ से लाती हैं? समुद्र की ओर से, अरब सागर से लाती हैं। और कहाँ से लाती हैं? बंगाल की खाड़ी से लाती हैं। तो ये क्या है? ये है दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। वहीं मैं बात करूं मौसम, जो मानसून है, मानसून के लौटने का टाइम या शरद ऋतु, जिसको ठंड बोलते हैं, ठंड का जो मौसम होता है शरद ऋतु होता है। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है। तो इस दौरान क्या होता है? इस दौरान जो स्थल है भारत का, यहाँ से पवन कहाँ की ओर जाती है? पुनः ये समुद्र में चली जाती है ना, पुनः ये समुद्र की ओर लौटती है। इसलिए इसको लौटते मानसून या शरद ऋतु के नाम से जानते हैं। यह मानसून के लौटने का टाइम होता है। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, दक्षिण भारत में अक्सर वर्षा शरद ऋतु में ही क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि पवन जो होती है वो बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है ना। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। ठीक है ना, इतना मैंने आपको समझा दिया जो कि यहाँ पर महत्वपूर्ण था। और एक शब्द, मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से बना है, जिसका अर्थ होता है मौसम। ठीक ना। यहाँ पर अगला प्रश्न है 45 का, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाता है। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तो मध्यमंडल। मध्यमंडल में उल्कापिंड आने पर जल जाता है, बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान भी घटता जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47, आतपन का संबंध है सूर्य ऊर्जा के साथ। पृथ्वी पर जो सूर्य की ऊष्मा या प्रकाश आता है, पृथ्वी उसको रोक लेती है, वही आतपन या सूर्यातप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पर करना क्या है? आपको मिलान करना है। शंकुधारी वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, ये जितने भी प्रकार के वन हैं, नई वाली एनसीईआरटी में इन सभी चैप्टर को हटा दिया गया है। लेकिन अब इन चैप्टर से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर बता देता हूँ। शंकुधारी जो वन होते हैं, ये कैसे वन होते हैं? ये नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। ठीक है ना, वृक्ष होते हैं। भूमध्य सागरीय जो वनस्पति होती है, ये महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी पर ये उगते हैं। ठीक है ना। कौन से वन? भूमध्य सागरीय वन। वहीं जो उष्णकटिबंधीय होते हैं, कैसे वन? जो उष्णकटिबंधीय होते हैं, ये दृढ़ काष्ठ वाले होते हैं, दृढ़ यानी कि मजबूत वाले होते हैं। वहीं जो शीतोष्ण सदाबहार वन होते हैं, ये महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर उगते हैं, पूर्वी किनारों पर उगते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का यहाँ पर मिलान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान हुआ करता था। राइट। इसका कारण क्या है? कि सहारा की गुफाओं से जो प्राप्त चित्र हुए हैं, जिसमें नदियों को दिखाया गया है, मगरमच्छ को दिखाया गया, हाथी, शेर, पशु, बकरियां आदि दर्शाते हैं। तो इस कारण इतिहासकार कहते हैं कि सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 50, डॉल्फिन के बारे में एबीसी कथनों पर विचार करें और सही आंसर का यहाँ पर चयन करें। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवड़ जल में डॉल्फिन पाई जाती है। करेक्ट। डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। करेक्ट। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। करेक्ट। यहाँ पर आपके तीनों राइट आंसर हो जाएंगे, ABC ऑल करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किसका मिश्रण है? बायोगैस जो होती है मीथेन, है ना, वो किस गैस का यहाँ पर मिश्रण होती है? तो ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होती है बायोगैस। ठीक है ना। यहाँ पर 52 नंबर का क्वेश्चन
संसाधन के बारे में कथन पर आपको बताना है। संसाधन, सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, गलत। सभी संसाधनों का नहीं होता है, बल्कि जो मूल्यवान होते हैं उन्हीं का मूल्य होता है, ना कि सभी का होता है, इसलिए पहला गलत। समय और प्रौद्योगिकी, टाइम एंड टेक्नोलॉजी ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट। बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा। ए गलत है परंतु बी सही है, राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान करें। परंपरागत का मतलब होता है अनवीकरण। कैसे? अनवीकरण आपको बताना है जो एक बार प्रयोग करने के बाद खत्म हो जाएं, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन, ये कैसे हैं? ये परंपरागत हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर मिलान करना है वर्गीकरण के आधार पर और संसाधन के प्रकार। चलिए बताता हूँ आपको। आपको पता होगा जो संसाधन होते हैं वो भंडारण के अनुसार नवीकरण और अनवीकरण होते हैं, सही हो जाएगा। वितरण के आधार पर सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन होते हैं। उद्गम के आधार पर यानी कि उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव होते हैं। जैव जिनमें जीवन होता है, अजैव जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। विकास व प्रयोग के आधार पर वास्तविक और संभाव्य संसाधन होते हैं। यहाँ पर सभी आपके पहले से ही मिलान दिए गए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका है 55, लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। कथन भी, हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। जैसे जैसे घास के स्थल बढ़े उसी प्रकार जानवरों की संख्या भी यहाँ पर बढ़ी। तो दोनों आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, सही कारण भी यहाँ पर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, पुरा स्थलों के संदर्भ में आपको बताना है वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उसको पुरा स्थल बोलते हैं। ये केवल जमीन के ऊपर, केवल ये जमीन के ऊपर भी पाए जाते हैं, नीचे भी पाए जाते हैं, समुद्र तल में भी पाए जाते हैं, इसलिए आपके ये तीनों यहाँ पर गलत हैं। केवल के कारण है, केवल लगा हुआ इसलिए गलत है, परंतु ये ऊपर भी पाए जाते हैं, नीचे भी पाए जाते हैं, समुद्र तल में भी पाए जाते हैं। यहाँ पर लिखा नहीं पाए जाते हैं समुद्र तल में, इसलिए तीनों यहाँ पर गलत है। पहला राइट आंसर हो जाएगा केवल और केवल ए, केवल ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे, क्या बनाते थे? पत्थर की मुहरें बनाते थे, है ना। पहला वाला तो हर हालत में यहाँ पर राइट होगा। पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र नहीं बनाते थे, लोहे का प्रयोग नहीं करते थे, लोहे का प्रयोग हड़प्पा काल में होता ही नहीं था। कांसे का प्रयोग होता था, सोने का प्रयोग होता था, सोने के बर्तनों का प्रयोग होता था। ए और डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, ए डी, ए डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर है क्वेश्चन 58, एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे, इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा हड्डियों की संरचना, कंकालों के साथ मिले आभूषण, कंकालों के आकार, कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपको कंकाल पहचानने हैं महिला का है, पुरुष का है या बच्चे का है, बच्चे का जो होगा वो आकार में छोटा होगा, परंतु ये नहीं पहचाना जा सकता है कि ये कंकाल बच्चे का है या बच्ची का है। महिलाओं के बारे में जाना जा सकता है। महिला जब बच्चे को जन्म देती है तो उसका कमर का हिस्सा जो होता है वो चौड़ा हो जाता है, जिस आधार पर इतिहासकार अनुमान लगाते हैं हड्डियों की संरचना, है ना। हड्डियों की संरचना के अनुसार वो लोग यहाँ पर पता कर सकते हैं कि महिला का कंकाल है। कंकाल के साथ मिले आभूषण, आभूषण तो महिलाओं के भी मिलते थे और पुरुषों के भी यहाँ पर मिलते थे, है ना। दोनों के यहाँ पर, दोनों के साथ बर्तन दर्शाए जाते थे, बर्तन भी मिलते थे, आभूषण भी रखे जाते थे, ठीक है ना। तो राइट आंसर होगा हड्डियों की संरचना, यानी कि हड्डियों की जो रचना थी वो कैसी थी। यहाँ पर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।